नमस्कार मित्रों। नए कानूनों के लागू होने के बाद से जो पुलिस कस्टडी का जो टाइम को एक्सटेंड किया गया है, जो ड्यूरेशन जो था अप टू 15 डेज था एज़ पर सीआरपीसी 167 के अंतर्गत, अब वो 187 में 90 और 60 डेज तक एक्सटेंड कर दिया गया है। कि मतलब अब अगर पुलिस कस्टडी जो मिलती है पुलिस को और 15 डेज समाप्त होने वाले होते हैं, तो पुलिस कोर्ट को सेटिस्फाई करके अप टू 60 और 90 डेज तक की पुलिस कस्टडी ले सकती है। डिपेंड्स अपॉन द ग्रेविटी ऑफ द पनिशमेंट। अगर कोई अपराध, आप सपोज़ किसी व्यक्ति पे कोई धाराएं लगाई गई हैं, अगर उन धाराओं में जो पनिशमेंट है वो तो या तो 10 ईयर्स के ऊपर सजा है, इम्प्रिजमेंट है, या तो फिर लाइफ इम्प्रिजमेंट है, या डेथ सेंटेंस है, उन केसेस में 90 दिन तक की पुलिस कस्टडी मिली है। तो क्या ये सही है या नहीं? एज अकॉर्डिंग टू मी इट्स कम्प्लीटली रॉन्ग, बहुत गलत है। अब गलत क्यों है ये चीज़ समझनी पड़ेगी। अगर अब उसे समझने के लिए 3 महत्वपूर्ण बात समझनी पड़ेगी कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की क्या ऑब्जर्वेशन है रिगार्डिंग पुलिस कस्टडी बियॉन्ड 15 डेज के ऊपर, एक। दूसरी बात, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की रिपोर्ट के ऊपर बात करेंगे, और तीसरा, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की ऊपर बात करेंगे कि उसमें ऐसा कौन सा प्रोविज़न है जो सब ऐसा पढ़ना पड़ेगा इस संबंध में। तो पहली बात तो ये कि अगर हम सीबीआई वर्सेस अनुपम जे कुलकर्णी की बात करते हैं 1992 की, उसमें बड़ा स्पष्ट रूप से ये चीज़ कही गई थी कि 15 दिन से ज़्यादा की पुलिस कस्टडी नहीं दी जा सकती, परमिसेबल ही नहीं है। और उसके लिए आप अगर सेक्शन 167 देखेंगे तो वहाँ लिटरल इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट पढ़ना पड़ेगा, जैसे कानून है वैसे ही पढ़ा जाएगा। तो कानून में लिखा है कि इनिशियली 15 दिन की आपको मिल सकती है एज अ होल या फिर पार्टली, मगर उससे बियॉन्ड नहीं मिल सकती पुलिस कस्टडी। तो एक तो उस प्रेसिडेंट के, जो हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट है, जो जज मेड लॉज होते हैं, उसके खिलाफ ये प्रोविज़न बना दिया गया है। एक बात तो वो। दूसरी बात कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की एक रिपोर्ट जो है, अगर आप देखें तो 2021 और 22 की, लगभग 2152 लोगों की डेथ होती है कस्टडी के अंदर, मतलब जो जुडिशियल कस्टडी हो चाहे पुलिस कस्टडी हो, फिर भी 90 डेज तक की पुलिस कस्टडी दी जा रही है। मुझे नहीं लगता सही है। तीसरी महत्वपूर्ण बात ये कि इंडियन एविडेंस एक्ट या फिर भारतीय साक्ष्य अधिनियम की बात करूँ तो सेक्शन 23 जो ये कहता है कि पुलिस को जो दिए हुए कन्फेशन है वो इनएडमिसेबल है। ये सब जानते हैं कि पुलिस को दिए हुए बयान की वैल्यू नहीं होती। महत्वपूर्ण ये है कि क्यों नहीं होती है। इसके पीछे का राज ये है कि डरा धमका के, ज़ोर ज़बरदस्ती से, क्या पता है कि एक्यूज से उसका बयान लिखवा लिया हो। इन शॉर्ट, कस्टडी के अंदर कस्टोडियल टॉर्चर के थ्रू बयान ले लेते हैं, इसलिए कोर्ट में वो नहीं माना जाएगा। वहाँ जहाँ ये सब चीज़ें हो रही हो तो वहाँ मुझे नहीं लगता ये 60 से 90 दिन की कस्टडी देने का सही है। अब बात करते हैं आगे कि अगर कस्टोडियल डेथ होती है, कस्टोडियल टॉर्चर भी होता है, ये तो फैक्ट है, और इसमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेकर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट सब इस चीज़ से अवेयर है। इवन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने टाइम टू टाइम सुमोटो भी और अपील में रिट के थ्रू भी इस पे डायरेक्शन इशू करी है। तो अगर मैं सुमोटो की बात करता हूँ तो देयर वाज अ जजमेंट सुनील बत्रा वर्सेस स्टेट यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली 1979 का केस है, जिसमें प्रिजनर्स के राइट्स, फंडामेंटल राइट्स, ह्यूमन राइट्स के ऊपर, उनकी डिसेंसी के ऊपर, राइट टू डिग्निटी के ऊपर गाइडलाइंस इशू की थी सुमोटो कोग्निजेंस लेते हुए। सेकेंड टाइम जो कोग्निजेंस लिया था DK बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, कस्टोडियल डेथ के ऊपर गाइडलाइंस इशू करी थी कि जेल में कैसे रखना है क्या नहीं, उन सब के ऊपर गाइडलाइंस इशू कर दी थी। वो प्रेसिडेंट बनाती है कि वो चीज़ें माननी पड़ेगी। और प्रेसिडेंट का जो स्टेटस होता है, अगर हम सोर्सेज ऑफ लॉ की बात करें तो 5 होते हैं। पहला, कस्टम एज अ सोर्स ऑफ लॉ, जो रीति रिवाज आते हैं जो पहले से चलते हुए आ रहे हैं, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स को ब्रीच अगर नहीं कर रहे, उनके वॉलेट नहीं कर रहे, तो वो माने जाते हैं, बट वो रिटर्न फॉर्म में नहीं होते। दूसरा, लेजिस्लेशन एज अ सोर्स ऑफ लॉ। अब पार्लियामेंट द्वारा कानून बनाए जाते हैं, स्टेट लेजिस्लेचर द्वारा भी कानून बनाए जाते हैं। तीसरा, जुडिशियल प्रेसिडेंट्स, जो जज मेड लॉज होते हैं, जो गाइडलाइंस जो हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट द्वारा या फिर ऑनरेबल हाई कोर्ट द्वारा बनाई जाती है। जैसे अगर मैं ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट की बात करूँ तो शिवम वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी की एक जजमेंट है जो बेसिकली गाइडलाइंस इशू करती है रिगार्डिंग एंटीसिपेटरी बिल के ऊपर। तो वो चीज़ें माननी पड़ेगी। मतलब जितने भी सबॉर्डिनेट कोर्ट्स हैं उस चीज़ को माननी पड़ेगी। हमारे एडवोकेट्स को मानना पड़ता है उस गाइडलाइंस को, तो दे आर बाइंडिंग इन नेचर।
क्योंकि वो लॉ के बराबर ही है और लॉ ही है अपने में। अगर मैं इसके बाद बात करता हूँ तो इसके बाद आता है कन्वेंशनल ट्रीटीज़ और फिफ्थ आता है जस्टिस एंड इक्विटी के ग्राउंड पे। तो जब जुडिशियल प्रेसिडेंट द्वारा कोई गाइडलाइंस तय हुई है तो उसका स्टेटस वैसे ही है जो हमारा पार्लियामेंट द्वारा जो कानून बनाया गया है उतना ही होता है। अब अगर मैं एक और जजमेंट की बात करता हूँ, अनीश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 2014 में, अननेसेसरी अरेस्ट और डिटेन करना भी गलत है। तो 60 से 90 दिन तक की बात समझ नहीं आती। 2152 लोगों की अगर डेथ होती है तो ऑन एंड एवरेज अगर मैं बात करता हूँ, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की रिपोर्ट जो मैंने बात की थी, लगभग 5 से 6 लोग की डेथ होती है हर दिन 365 दिन के हिसाब से। कस्टोडियल टॉर्चर किया जाता है जिसपे सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस बनाती है। अब पता चलता है कि यहाँ व्यक्ति ने सुसाइड कर लिया, कहाँ पर? चौकी पर। अगले दिन पता चलता है सुसाइड किया है चौकी के अंदर। पॉसिबल ही नहीं होता, बट एक्शन लेती है पुलिस उनके खिलाफ, चौकी सस्पेंड कर देती है। बट मैं नहीं समझता ये उचित है इतने लंबा समय तक पुलिस कस्टडी में देना। धन्यवाद।